जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज जो आज हम लोग जिस पे डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है कि नहीं, ये तो जरूरी चीज नहीं है, और जिसकी वजह से वो कई सालों से कई एग्जाम से जो है फेल होते आ रहे हैं। क्योंकि वो उनको एक चीज समझ ही नहीं आता कि बहुत ज्यादा पढ़ लेने से और बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, ना इंप्रूवमेंट होगी, ना उनका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करके, उसके बाद उस पर काम करके, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा। कई लोग सोचते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दे देते हैं और उसको अगले दिन एनालिसिस करते हैं, या फिर 2 दिन बाद एनालिसिस करते हैं, या तो फिर उनका मन ही हट जाता है, फिर वो अगला मॉक दे देते हैं, पिछले मॉक का एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप बल्कि मॉक दीजिए ही मत, कोई मतलब ही नहीं है। मॉक टेस्ट एनालिसिस में इतना गैप नहीं रखना है कि आप यही भूल जाए कि किसी क्वेश्चन को आपने स्किप किया था तो क्यों स्किप किया था, आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, या फिर अगर इस क्वेश्चन पे रुके थे तो क्यों रुके थे, क्या कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी आपसे, या फिर जो भी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ये चीज गलती हुई तो क्यों गलती हुई, मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो इतना ज्यादा आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस में समय नहीं लेना। मुश्किल से अगर जब भी आप मॉक देते हैं, उसके 1 से 2-3 घंटे के अंदर जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको कर लेना है। देखो, ये चीज आप आज सुधार लो, या तो फिर 2-4 एग्जाम में फेल होकर 1-2 साल बाद करो, तो उससे अच्छा है कि किसी और के अनुभव से सीखो और उस पर काम करो। ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करना। प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। बहुत सारे लोग परेशान है कि सर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं इंप्रूव हो रहा, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं इंप्रूव हो रहा है। सब चीजें बताऊंगा A to Z। पूरी वीडियो जो है ध्यान से सुनना, एक एक चीज जो है आज क्लियर हो जाएगी। जब आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते ना, तो आप एक ही गलती बार बार करते हैं, बार बार करते हैं लगातार। हर मॉक में वही सेम गलती आप रिपीट करते हैं, और जब आप मॉक टेस्ट बंद करके उसको सिस्टम को एनालाइज करते हैं, तो फिर आप अपने आप को कहते हैं यार फिर वही कल वाली गलती आज भी हो गई। तो अगर आप 1 घंटे का मॉक देते हैं तो 1.5 घंटे दीजिए उसका एनालिसिस करने के लिए। अगर आप 2 घंटे का यूपीएसआई का मॉक दे रहे हो तो कम से कम 3 घंटे उसका एनालिसिस करिए। केवल एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने देख लिया कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए, मेरा नंबर कितना आया, मेरी रैंक कितनी है, मेरी परसेंटाइल कितनी आई। नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कैलकुलेशन एरर है, या फिर मुझे आ ही नहीं रहा था, या फिर मेरे से कोई सिली मिस्टेक्स हो गई इसमें, या फिर ये सही हुआ तो क्या बाई चांस सही हो गया है, या फिर मुझे सच में ये आता था। कई सवाल क्या होता है कि तुक्के से सही हो जाता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आ रहे होते हैं लेकिन उस टाइम पे आपसे बनते नहीं है। हो सकता है कि मॉक टेस्ट बंद करते ही वो आपसे बन जाए, या फिर मॉक टेस्ट देने से पहले आप उस टाइप का क्वेश्चन जस्ट बनाए हो, फिर भी उस प्रेशर में वो ना बन रहे हो। तो आपको एक एक चीज पे अपने काम करना है। आपको केवल कंटेंट वाली चीजों पे नहीं, इस चीज पे भी ध्यान देना है कि क्या मैं किस टाइप के क्वेश्चन पे जो है प्रेशर फील करता हूँ, किस टाइम के क्वेश्चन को देखते मेरा माथा खराब हो जाता है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, टाइमर ऑन होते ही क्या मुझे क्या अंदर से प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सारी चीजों पे आपको काम करना है। ये सब जो है पार्ट आप जो है, ये सारी चीजें जो है कंपटीशन का एक पार्ट होती है। बच्चों को ऐसा लगता है केवल पढ़ना ही जो है कंपटीशन है, नहीं, आपका हर एक चीज से टैकल करना आपका कंपटीशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, सिली मिस्टेक्स हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है, कंप्यूटर मतलब वहां जाता हूं तो घबराहट हो जाती है। तो भाई उस पर काम करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबको घबराहट होती है, सबकी सिली मिस्टेक्स होती है, सबका कैलकुलेशन एरर होता है, सबकी स्टार्टिंग कैलकुलेशन की स्पीड कम होती है, लेकिन वो भी कंपटीशन का पार्ट है। तुम्हें जो है उस पर भी अपने वर्क करना पड़ेगा, तभी जो है तुम कंपटीशन में एग्जिस्ट कर पाओगे। क्योंकि इस समय वही वाली बात है, खान सर वाली बात है कि केवल दौड़ने से काम नहीं चलेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है रेस में जीतोगे और जो है बाउंड्री लाइन पार करोगे और आपका सिलेक्शन होगा। आपके रिवीजन में कमी है, या फिर आपको जो है चीजें जो है थोड़ा डीप में जाके कवर करनी है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ना है, या फिर आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है, या फिर आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप बेहतर तरीके से मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो। एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक मॉक के पहले करना है कि आपको 10 मिनट मेडिटेट करना है, और आपको ये सोचना है कि आपने पिछले सारे मॉक्स में कौन कौन सी गलतियां कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हम रेडियस को डायमीटर पढ़ लेते हैं, डायमीटर को रेडियस पढ़ लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर पढ़ लेते हैं, पर्यायवाची को विलोम पढ़ते हैं, विलोम को पर्यायवाची पढ़ते हैं, हाँ को नहीं पढ़ते, नहीं को हाँ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से सिली सिली मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से बाद में हमें बड़ा अफसोस होता है। मैथ में कोई क्वेश्चन बहुत इजी होता है तो उसको हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि उसका हम कैलकुलेशन एरर करते हैं। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप अवॉइड कर सकते हो, जो आपकी अपने खुद की गलती से हो रहा है। तो जब
वो चीज आप एनालिसिस करोगे तो जब एग्जाम में सेम चीजें आएंगी तो वो आपको दिमाग आपको अलर्ट करेगा कि इसमें तुम गलती करते हो, इसको दोबारा मत करो। तो ये चीज आपको जरूर से करना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो आपको ये नहीं कि तुरंत कंप्यूटर खोला, मोबाइल खोला, तुरंत देने लगे। नहीं, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। 10 मिनट पहले ये सोचना है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, पिछले मॉक में मैंने क्या क्या गलतियां की जो मुझे रिपीट नहीं करना है इस बार। अब हम लोग मॉक टेस्ट को सब्जेक्ट वाइज तोड़ के उसका प्रॉपर एनालिसिस करना देखेंगे। हर एक सब्जेक्ट का लगभग अप्रोच सेम है। हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट में मैथ्स की एनालिसिस करते हो तो आप सबसे पहले गलत क्वेश्चन पे जाओ। आप देखो कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। कहीं जो है आप वो चैप्टर पढ़ रखे हो, कहीं वो ज्यादा डीप में क्वेश्चन तो नहीं आ गया, आप उतने डीप में नहीं पढ़ रखे हो, तो फिर आपको उस पर काम करना है। आपको उसको जाके ज्यादा डीप में पढ़ना है, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ अगर ऐसा है कि आपने वो चैप्टर ही कवर नहीं कर रखा है तो आप उसको तुरंत नोट करो अपने मिसलेनियस कॉपी में, और तुरंत मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद उसको जाके खत्म करो। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि कैलकुलेशन की वजह से वो जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है या फिर छूट जा रहा है टाइम की कमी से, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, मेरी स्पीड कम है, समझ रहे हो। इन सब चीजों पे वर्क करना है। उसके बाद सही क्वेश्चन पे भी आना है और सही क्वेश्चन को भी देखना है कहीं बाई चांस तो सही नहीं हो गया। बाई चांस सही हुआ है तो तुरंत उसको अपने कॉपी में नोट करना है और उस टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हो तो गया लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले लिया जिसकी वजह से कोई और सेक्शन इफेक्ट हो गया या फिर कोई और क्वेश्चन इफेक्ट हो गया, गलत हो गया उस प्रेशर में। उस चीजों पे भी वर्क करना है आपको। केवल ये नहीं कि सही हो गया तो चलो सही हो गया, नहीं, सही चीज को भी देखना है कि सही हो गया तो उसका कारण क्या है। उसी तरीके से अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी अगर कोई आपको एनालिसिस के दौरान कोई नया वोकैब मिलता है कि आपके बुक में आपने नहीं देख रखा है या फिर बुक में भी है, आपको याद ही नहीं है कि बुक में है कि नहीं, क्योंकि बुक रिवीजन किए या तो बहुत दिन हो गए या फिर जब वो आता है तो स्किप हो जाता है, तुरंत आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। आपकी हर एक सब्जेक्ट की एक मिसलेनियस कॉपी होनी चाहिए। उसी तरह ग्रामर का कोई रूल है, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों के लिए सेम है, ग्रामर का कोई रूल है जो आपको लग रहा है कि नहीं आपने नहीं पढ़ रखा, तुरंत आपको अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लेना। और ये जो मिसलेनियस कॉपी है, ये आप हर 7 से 8 दिन 10 दिन पे रिवाइज करते रहना है, नहीं तो आप फिर वही गलती अपने मॉक में करते रहोगे और आपका इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगा। उसी तरीके से रीजनिंग है तो आपको रीजनिंग में देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपके लॉजिक बिल्डअप नहीं है। जब वो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है या फिर आपके सामने आ रहा है तो आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कई लोग होते हैं कि जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें उनका अप्रोच ही नहीं लगता, या फिर सेटिंग अरेंजमेंट में उनका अप्रोच नहीं लगता है। जब दे देता है कि दो लोग, मतलब 2 रो में लोग आमने सामने बैठे हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है और दोनों लोग एक आमने सामने बैठे हैं, उसमें वो पजल वाला दे देता है तो दिमाग नहीं काम करता है। बहुत सारे लोगों को ब्लड रिलेशन में दिक्कत होती है। तो उन सारे क्वेश्चंस की आपको सेक्शनल जाके अलग से प्रैक्टिस करनी है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग से प्रैक्टिस करनी है। और जो भी टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं उनको जो है कंप्लीट करना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी रीजनिंग तुम्हारा आज तक सरदर्द बना हुआ है, उसमें तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, तो भाई रीजनिंग का तुमको रामबाण बता देता हूँ। 2 चीजें बताऊंगा, एक बुक और एक यूट्यूब चैनल, जहां से रीजनिंग करने के बाद तुम्हारी रीजनिंग की सारी दुख दर्द पीड़ा जो है खत्म हो जाएगी और रीजनिंग पे तुम्हारा कमांड हो जाएगा। RS पहलवार सर की एक उद्धार रीजनिंग करके एक बुक आती है, लगभग 650 पन्ने की ये बुक है। और भारत में कोई भी एग्जाम का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसमें कवर्ड नहीं है। सारे टॉपिक्स, यहाँ तक कि IAS जो प्री में CSET में क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के या फिर नॉर्मल रीजनिंग के, वो तक इसमें कवर है। SSC के सारे एग्जाम्स इसमें कवर है, सारे क्वेश्चन इसमें जो है प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं। उसके साथ साथ RPF SI, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, उसके साथ साथ UPSI और जो भी सारे एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, सारे क्वेश्चंस इसमें टॉपिक वाइज जो है दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मशीन इनपुट आउटपुट बात करें डिटेल में, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, क्यूब क्यूबाइड, डाटा सफिशिएंसी, जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग होती है उसमें DI बेस्ड जो है रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं डिटेल में दिए हुए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेस्ड जो रीजनिंग आती है, उसके साथ साथ जो लॉजिकल रीजनिंग आती है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि ड्यू टू लैक ऑफ क्वेश्चन हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे उस टाइप के क्वेश्चन पर कमांड नहीं हो पाते। और आजकल के कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और वो हमारे ज्यादातर चांस होते हैं कि गलत ही हो जाते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगभग 75 पेज में ये वाले टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, पैसेज बेस्ड जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, सोशल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके साथ साथ जब आप उसके चैप्टर को देखोगे तो इसमें आगे ये भी चीज दी हुई है कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। ज्यादातर बुक में क्या होता है कि क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका आंसर दिया होता है A B C जो भी होता है सही, कि इसका जो है एक वो टेबल ड्रॉ किए रहते हैं जिसमें लेते हैं कि पहले का A सही है, दूसरे का B सही है, लेकिन इसमें उस टेबल के साथ साथ उस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये वाला कथन सही नहीं है तो क्यों है, आप ऐसा क्या सोच रहे हैं जो
एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाया है वो क्यों आपसे अलग सोच रहा है, वो क्या आपसे अलग सोच रहा है, सब कुछ जो है डिटेल में दिया हुआ है A to Z। और लगभग 75 पेज में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, और कोई भी टॉपिक बहुत ही जो है डिटेल्ड में दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यूट्यूब चैनल की, तो रीजनिंग रनअवे नाम का यूट्यूब चैनल है RS पहलवान। मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बुक और जो है यूट्यूब चैनल दोनों का जो है लिंक डाला हुआ है, आप जाके वहां से एक बार गो थ्रू हो जाना। और अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो उस बुक को ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना, भाई समस्या खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ चैनल पे एक बार मेरे कहने की वजह से जो है जरूर जाके गो थ्रू कर लेना RS पहलवान सर की वीडियो। मैंने खुद भी उनकी 8 से 10 वीडियो देखी। पढ़ाने की स्टाइल गजब ही कैजुअल है, मतलब बहुत ही आसान तरीके से, और ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स उस पर कवर हैं जो आपको नॉर्मल जगह नहीं मिलेंगे, या फिर उतने क्वेश्चंस या फिर उतने वीडियोस नहीं मिलेंगे जितना चाहिए उस टॉपिक को कमांड करने के लिए। खास करके मैंने देखा कि यूपी पुलिस में जो वो मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग 10 से 15 वीडियो पड़े हुए हैं, जिसके ज्यादातर सवाल आते हैं और बच्चे उसमें जो है कभी कमांड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल रीजनिंग का जो है स्कोर जो है इफेक्ट होता है। तो एक बार जरूर से चैनल पे जाना, गो थ्रू कर लेना, रीजनिंग वहां पे बेस्ट है। उसके साथ साथ ये बुक भी मैंने किसी बुक को इस तरीके से नहीं बताया जिस तरीके से मैं इस बुक को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसको देखा तो मुझे बहुत ही जबरदस्त बुक लगी। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन है, और इतने पर्याप्त क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत सारी बुक क्या होती है, पतली बुक बना देते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ही नहीं होते जितना हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है उस टॉपिक पर कमांड करने के लिए। तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, अच्छे खासे पेज की बुक है, और हर एक टॉपिक के आपको कोई एक ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं मिलेगा जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग जो है अगर आपकी रीजनिंग भी वीक है तो इस बुक को जरूर से ले लेना, और जो है RS पहलवान सर के जो है रीजनिंग रनअवे चैनल पे जाके एक बार गो थ्रू हो जाना, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग। इसी तरीके से आपको जीके वाले पोर्शन में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, अगर वो मोस्ट रिपीटेड है, जैसे नदी का कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि यार हर दूसरे तीसरे मॉक में नदी का सवाल आ जा रहा है, तो तुरंत आपको जाके आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे नदी वाला चैप्टर जो है खत्म कर लेना, नदी वाला टॉपिक अपना खत्म कर लेना। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आते रहते हैं और वो मेन पेपर में भी जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, तो उनको आपको नोट कर लेना। जैसे जब मैं सीजीएल की तैयारी करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जब वो फील्ड मेजरमेंट वाला आता था कि फुटबॉल की फील्ड कितने सेंटीमीटर मीटर की होती है, उसके साथ साथ जो शास्त्रीय नृत्य वाला था कि कौन किससे रिलेटेड है, उसके साथ साथ कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, उसके साथ साथ कौन किस घराने से रिलेटेड है, उसके साथ साथ बायो में जो वो वाला पोर्शन है एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम। तो ऐसा सवाल आते थे मैं तुरंत एक सिंगल क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं फिर से रिपीट करेगा। और यकीन मानो मेरी ऐसी 2 कॉपी तैयार हो गई थी ये सीजीएल के दौरान। ये मिसलेनियस कॉपी की केवल मिसलेनियस क्वेश्चंस की कॉपी है जो मेरी तैयार हो गई थी, और इसी को रिवाइज करके जो है मेरे प्री में 25 में से 20 क्वेश्चन सही हुए थे। और मेरी शिफ्ट जो 20 वाली थी सीजीएल 2024 की मेंस की शिफ्ट, उसमें मेरे 25 में से 16 क्वेश्चन सही हुए थे, जो कि बहुत हार्ड थी, मतलब जीके वाला सेक्शन उसमें हार्ड आया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा हुआ और मेरी अंडर 1000 रैंक आई। तो आपको जो है जीके वाले पोर्शन पे भी वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि यार जीके तो बहुत ब्रॉड होता है, इसको कॉपी में क्या लिखे, नहीं, हर एक क्वेश्चन को आपको कॉपी में नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपके मुगल गलत हो रहा है, मराठा गलत हो रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री गलत हो रही है, या फिर इकोनॉमिक्स में कुछ गलत हो रहा है, कमिटी वाले क्वेश्चंस गलत हुए हैं, या फिर पॉलिटी में कुछ गलत हो रहा है कि अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि या फिर गलत नहीं हुआ, आपके सही भी हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि यार इसकी रिवीजन की मुझे जरूरत है, तुरंत जाके अपने रेफरेंस बुक से अपने नोट से उसका रिवीजन कर लेना है, और उन क्वेश्चंस को जो है अपने कॉपी में नोट कर लेना, मिसलेनियस कॉपी के, जो कि आप हर एक सब्जेक्ट का बनाओगे, जो कि मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक्स है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे पॉलिटी का कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने पहले देखा नहीं, ये डीप क्वेश्चन है, तो आपको उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। इसी तरीके से मूल विधि का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि आप जब मूल विधि का चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर नहीं पढ़ा, उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रोच यही रहेगा, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। अदरवाइज आप जो है मॉक देते रहिए, आपका कभी इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा, और लास्ट में यही होगा कि जो है आप थोड़े नंबर से रह जाओगे या फिर ज्यादा नंबर से रह जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी किस्मत में ही गवर्नमेंट जॉब नहीं है, भगवान मेरे साथ नहीं है। लेकिन हकीकत ये होती है कि हम जो छोटी छोटी चीजें जो गलतियां करती है ना, जैसे मैं अपने बहन का एग्जांपल दूं, मैं दूसरे का एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, उसको पता था, मतलब पता होता है कि मॉक टेस्ट मैं नहीं देती हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता, या फिर मैं कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट नहीं देती हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी बार बार वो वही गलती करती है। हर एक एग्जाम में पढ़ती बहुत ज्यादा है, मॉक टेस्ट नहीं देती, उसका एनालिसिस नहीं करती और हर बार फेल हो जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे किस्मत में सरकारी नौकरी है। नहीं, आपका अप्रोच गलत है।
तो आपको एग्जाम, आप इतने स्पेशल नहीं है कि आपका एग्जाम अलग तरीके से हो, बाकियों से अलग हो। आपको एग्जाम के मेथड के तरीके से ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको मॉडर्न कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप किस्मत का बहाना देते रहोगे, हवाला देते रहोगे, लेकिन दुनिया जानते हो ये सब चीजें मानती नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको सराखों बैठाएगी, अदरवाइज यही कहेगी कि बस माँ बाप का पैसा खराब किया और जो है बर्बाद लड़का है या फिर बर्बाद लड़की है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि सीरियस नहीं लिया अपने आप को। तो आप जो है ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप लोग ये चीजें अगले मॉक से अप्लाई करके देखना। मैं 100% बता रहा हूं कि आपको जो है बेनिफिट होगा। और अगर आप कैलकुलेशन पे वर्क नहीं करते हो तो आप कैलकुलेशन पे वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि इस जमाने में जो कैलकुलेशन है मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप की स्पीड ज्यादा नहीं है मैथ्स और रीजनिंग में तो आप जो है बाहर ही होते रहेंगे। अगर किसी ऐसे एग्जाम में आप बैठ रहे हैं जिसमें मैथ्स रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा है तो आप ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी जो जो चीजें मैंने बताई इसको आप अगले मॉक से इंप्लीमेंट करना और मेरे आगे की वीडियोज में कमेंट करना कि आपको ये फायदा हुआ कि नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको फायदा होगा, ये मेरा खुद का अनुभव है। किसी भी टॉपर से आप पूछना वो बताएगा कि मॉक टेस्ट एनालिसिस कितना जरूरी है और सही तरीके से कितना जरूरी है। यही बताता है कि हमारी कमियां क्या हैं। और मॉक टेस्ट हम देते क्यों है, इसीलिए तो देते हैं अपनी कमियां जानने के लिए, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। जो गलतियां हम एग्जाम में करते हैं फाइनली जाके बिना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस किए, वो चीज अभी सुधार लें। कैसे सुधारेंगे, जब वो गलतियां पकड़ में आएंगी कि नहीं हाँ ये गलतियां हो रही है, ये चीजें हो रही है, तो अभी आप उसको पकड़ो, उस पर काम करो। नहीं तो जो है ऐसे ही करते रह जाओगे और जो है एक दिन जाके हिम्मत हार जाओगे और इस फील्ड को छोड़ दोगे। और उसके बाद लाइफ ऐसी हो जाएगी कि बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी। आप जो है कोई ऐसा कोर्स भी नहीं कर रखे हो ग्रेजुएशन में कि कोई आपको जॉब दे दे और आप गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं पाए, तो फिर आप वही 15-20-25 हज़ार वाली नौकरी में जो है जीवन में संतोष करना पड़ेगा और वो लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग होती है। तो आप अभी अपना जो है 200% दे दो और इस दलदल से बाहर निकल जाओ। क्योंकि भाई कब तक हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके पढ़ते रहोगे। भाई जिंदगी बहुत बड़ी है, घूमना फिरना भी है, एंजॉय भी करना है। तो एक बार अपना पूरा फोर्स लगाओ और इससे बाहर निकल जाओ। जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। यहाँ पे हर एक चीज मैं आपको देता हूँ, पढ़ने लिखने से लेके मोटिवेशन से लेके इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजी, सब कुछ। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। लगभग 17,000 बच्चे उस पर जुड़ चुके हैं। उस पर मैं मेरे सारे नोट्स जो मैंने जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं वो चीजें मैंने डाल रखा है। यूपीएससी वालों के लिए कुछ स्पेशल भी डाल रखा है। बाकी हिंदी में साहित्य और मूल विधि पे काम कर रहा हूँ, वो भी जाकर डाल दूंगा। उसके साथ साथ और भी जो मैंने सीजल वाले मेरे सारे नोट्स हैं जो कि अभी मैंने दिखाया, जो मिसलेनियस कॉपी वगैरह, वो भी मैं वहां पे डालता रहता हूँ। तो आप लोग उससे जरूर जुड़ जाना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उस पर जो है मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।